हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप काफी ज्यादा बेहतर होंगे। तो एक बार पुनः हम आपके सामने मैथ का एक ऐसा क्लास लेकर उपस्थित हैं जिसको देख लेने के बाद आपको एकदम पक्का उम्मीद हो जाएगा कि इस बार सीटेट पार करने का रामबाण इलाज लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपको भी ऐसा अनुभव होने वाला है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि सीटेट में कैसे कैसे प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे साथियों, आज का देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस प्रकार प्रश्न है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? यह सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। अब इस सवाल को बारीकी से समझेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को एक्चुअल रूप से समझ सकें। तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है मेरे साथियों 24 और सवाल में पहले ही दे दिया कि दोनों का जो परिमाप है वो आपस में बराबर है, अर्थात आयत का परिमाप बराबर है किसके? तो वर्ग के परिमाप के। ये इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों परिमाप बराबर हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? आयत का परिमाप का फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 इंटू होता है L प्लस बी, और इस वर्ग का परिमाप मेरे साथियों दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसका मान हम जो है एक्चुअल में रख लेते हैं। अब इसे नॉर्मली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन सावधानी से। एक मान और आपको सामने दिखाई देता होगा। यहां पर पढ़ने पर हमें पता चला था कि आयत की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो आयत का लंबाई भी पुट कर देंगे मेरे साथियों, अर्थात 2 इंटू लंबाई का मान पुट कर देंगे 8। उसके बाद चौड़ाई हमें नहीं पता, आगे इस सवाल का मान निकालते जाते हैं। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से अगर आप 24 को कटाएंगे तो 12 बार में कैलकुलेट होगा। अब इस 8 को आरएचएस में भेजिएगा तो बी का मान आ जाएगा 12 और ये 8 उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो 12 में से 8 जो घटेगा तो 4 सेंटीमीटर आएगा मेरे साथियों। इसका मतलब आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो तो सवाल में दे दिया है 8, ये पहले से भी पता है कि 8 दिया हुआ है, और चौड़ाई जो है वो ला चुके हैं हम 4। तो क्षेत्रफल कितना होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 8, चौड़ाई लाए हैं 4, तो 8 4 में गुना करेंगे तो 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर होगा। अब देख लीजिए ये जो ऑप्शन है वो किसको टच करता है? तो मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है यहां आपको सही दिखाई देता होगा। तो इतने इजी प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं और एकदम आप बना सकेंगे, हमें पक्का उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद। आइए दिखाते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, और इस प्रश्न में क्या लॉजिक है एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथियों अगला प्रश्न है कि 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? अब ये देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन जब हम बनाने जाएंगे तो लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बनने वाला ही नहीं है। अब आपको एक एक करके समझाते हैं प्रश्न बनाए कैसे जाएंगे। टाइमिंग कितना हो रहा है मेरे साथियों? तो 2:58 और ये पीएम में दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, इसे 24 घंटा के टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जब पीएम होता है तो पीएम में 12 जोड़ दिया जाता है 24 घंटा के अंतराल के तहत। तो 12 जैसे ही इसमें ऐड करेंगे मेरे साथियों, इसे 24 घंटा के टाइमिंग के अनुसार बनाने के लिए, तो 12 दू 14 मतलब 14:58 को बोधित करेगा, अर्थात हो रहा है 2:58 का टाइम 14:58। अब इसको क्या करना है? तो 4 घंटे 59 मिनट पहले, तो पहले कहा तो इसका मतलब इसमें घटा देना है। अब इसमें घटा दीजिए तो कितना घटाना है मेरे साथियों? 4:59। इसको आपको क्या करना है मेरे साथियों? घटा देना है। लेकिन घटाव भी बारीकी से करना होगा क्योंकि नॉर्मल घटाव ये नहीं होगा। अब आप समझिए, ये जो है आपका घंटा है और ये जो आपके सामने है मेरे साथियों ये इसका मिनट है। ध्यान से समझिएगा, अगर 58 से 59 को घटाएंगे तो नॉर्मली घटेगा नहीं,
तो आप क्या करेंगे कि इसके बगल वाले से हासिल लेंगे, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बगल से हासिल लेंगे। तो घंटा से मिनट में जब हासिल जाएगा मेरे साथियों, तो चूंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, इसलिए बगल में जब ये हासिल जाएगा तो 60 जाएगा, ना कि 10। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो 60 और 58 मेरे साथियों यहां टोटल हो जाएगा 118। अब 118 से 59 को आपको घटाना है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे क्या बता रहे हैं। तो अगर आप इसको घटाते हैं तो क्या मिलता है मेरे साथियों, तो 8 में से 9 घटा, नहीं घटेगा तो बगल से हासिल लेंगे, तो 9 बचेगा, और यहां बचा 10, 10 में से 5 घटा तो बचेगा 5। तो इस तरीके से 59 बचा। और यहां चूंकि ये हासिल दे चुका था तो बार 14 जो था वो हो गया है 13। अब 13 में से 4 घटा लीजिए, तो 13 में से 4 जैसे ही घटाएंगे मेरे साथियों ये बचेगा 9, अर्थात 9:59। अब चूंकि ये 12 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब समय ये हो जाएगा AM, अर्थात 9:59 AM होगा इसका राइट आंसर। अब देख लीजिए इसमें कौन से ऑप्शन को टच करता है, ध्यान से देखिएगा। 9:59 PM में पहला ही ऑप्शन है जो आपको काफी गलत है, अर्थात इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों 9:59 AM, ऑप्शन नंबर सी। तो इतने बुद्धिमानी से आपको क्वेश्चनों को बनाना होगा, अन्यथा आपके जो प्रश्न होंगे वो जानते हुए भी गलत हो जाएंगे। आइए साथियों इसके बाद देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। प्रश्न एक पेडागोजी सेक्शन से है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कता का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, 2005 के अनुसार जो चिंतन और तर्कड़ा है, तर्कता होना चाहिए वर्ड, यहां होना चाहिए वर्ड तर्कता। तो तर्कता जो है वो किसको संबोधित करती है, वो किसके दृष्टिकोण को शामिल कर सकती है। तो देखिए अगर आप किसी गणितीय रूप से चिंतन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप करने का जो प्रयास है वो विफल नहीं जाएगा, आप कर सकते हैं। ऑप्शन पर ध्यान देते हैं ताकि सटीक आंसर का हम पता लगा सके। पहला ऑप्शन है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। देखिए पाठ्य पुस्तक का पुनर्लेखन करना यह कहीं से चिंतन और तर्कता को संबोधित नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न का यह तो राइट आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। अब ये देखिए कभी भी 2005 का जो रूपरेखा है मेरे साथियों, ये स्टूडेंटों पर बोझ देने लायक नहीं है। स्टूडेंटों को आसानी से और सरलता से पढ़ाने वाला टॉपिक है, इसलिए यह भी नहीं होगा क्योंकि आप उसको कई सारे सवाल दे रहे हैं, एकदम यह भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, तो कोचिंग का तो सख्त विरोध किया गया है 2005 के एक्चुअल में। 2005 की जो रूपरेखा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की, इसमें कोचिंग का एकदम विरोध किया गया है। इसका मतलब है कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप देख सकते हैं। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन में जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। क्योंकि विद्यार्थियों को चर्चा जो है, जो तर्क संगत होता है, उसमें शामिल करना ही इस 2005 की रूपरेखा होगी। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पेडागोजी में थोड़ा सा तर्क देना होता है, अगर आप तर्क लगा लेते हैं तो आप प्रश्नों का इजी जवाब दे पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, संख्या ये 90,000 अर्थात 9,07,107 है। इसको 7 से भाग देने पर क्षेत्रफल क्या बचेगा। यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, याद देख लीजिएगा। यह क्षेत्रफल नहीं बल्कि होना चाहिए शेषफल। आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा, यह आपको समझना है। अब इसको नॉर्मली आप बनाएंगे, इसके लिए ज्यादा हम आपको ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक एग्जामिनेशन में जो होते हैं ये गलती करवा देते हैं। तो आप आराम से इसको एक्चुअल रूप से भाग लगाइए और पता लगा लीजिए कि एक्चुअल में इसका शेषफल क्या बचेगा। तो सिंपल सी बात है, 9 को एक बार में घटाएंगे ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे तो 0 यहां उतरेगा, 1 0, क्योंकि यहां कम है तो 0 यहां आएगा, 1 0 और उतरेगा, फिर 1 0, फिर 7 उतारेंगे नहीं कटेगा, 1 0 और बचेगा, 7 फिर 0 उतारेंगे, इसके बाद 9 से कटाएंगे। ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं।
तो 9 से घटाएंगे तो 9 सते 63, 7 बार में कटेगा मेरे साथियों, 7 बच जाएगा। अगली संख्या जो है 7 है, 7 उतार लेंगे। अब ये कटाएंगे 9 से, तो 9 से कटाएंगे तो 9 अठे 72 कटेगा। 72 77 में से अगर घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब चूंकि आगे संख्या नहीं है तो यही बच जाएगा मेरा शेषफल। अर्थात इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो 5 होगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये ऑप्शन को टच करता है ऑप्शन नंबर बी को। इतने इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब अगर आपको पता होगा तो एक बार देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, तो एक शिक्षक आधारित 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेलियों का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयां और 4 इकाइयों से कम हूं। एक शिक्षक है और शिक्षक जो है वो स्थानीय मान के बारे में पढ़ा रहा है अपने विद्यार्थियों को। तो स्थानीय मान को पढ़ाने के दौरान वो एक पहेली बताता है। वो पहेली क्या है मेरे साथियों, ये समझिए। पहेली है, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? ये कोई नॉर्मल मैथ नहीं है, पेडागोजी का सेक्शन है। आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षक क्या बताना चाहता है अपने स्टूडेंट को। ऑप्शन से ही पकड़ में आएगा। ऑप्शन देखिए ध्यान से। ऑप्शन पहला है योगात्मक आकलन करना। तो सिंपल सी बात है, योगात्मक आकलन तो एकदम नहीं होगा, योगा थोड़े ना करवा रहा है, वो तो किसी संख्या को बताने की कोशिश कर रहा है जो स्थानीय मान को डिनोट करता है। इसके बाद विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, ये थोड़ा सा हम मान सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अभी ऑप्शन जो होगा आगे वाले पढ़ेंगे। कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता का तोड़ना, एकदम नहीं। मजा करने की तो बात ही कक्षा में नहीं है, क्योंकि यहां पर मैथ पढ़ाया जा रहा है, स्थानीय मान। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, हाँ ये इसे बी वाले से ज्यादा बेटर लग रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दहाइयां और इकाइयों को कहने का इसका मतलब है कि आधार जो है 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ बनाना, मजबूत बनाना, यही उस टीचर का उद्देश्य है। चलिए आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है, तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अगर संख्या पद्धति आप पढ़ा रहे हैं, अर्थात संख्या नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो तीसरे क्लास में अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं मेरे साथियों, तो थर्ड क्लास में क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं बनाते हैं, वो जोड़ घटाव गुना दहाई इकाई यही कल्पना कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो माइंड होता है वो डेवलप नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। बड़ी संख्याओं को पढ़ने की कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, एकदम नहीं। बड़ी संख्या कहां से थर्ड क्लास में पढ़ेगा। 6 अंकों की गणना करना, एकदम नहीं। 6 अंकों की गणना करना जो है 5 क्लास में सिखाया जाता है। संख्याओं को सैकड़ों दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान जो होना चाहिए कि सार्थकता को समझना, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्योंकि उद्देश्य ही है कि विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं तो स्थानीय मान बताते रहिए, इकाई दहाई सैकड़ा इनका अवगत कराएं, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मेरे साथियों है जो कि आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 7 के रूप में। 7 नंबर है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। अगर कोई शिक्षक जो है जो 5वीं क्लास के अगर छात्रों को पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल जो समतल आकृति होता है उसके क्षेत्रफलों से कैसी संकल्पना विद्यार्थियों को देना चाहते हैं, यह इस प्रश्न का उद्देश्य होगा। अब सवाल के ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का सूत्र बनाना, हो सकता है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि सूत्र बनाने की कल्पना तो आकृति के संकल्पना से नहीं किया जा सकता है।
इकाई वर्गों के कारण की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना, एकदम ये भी नहीं होगा। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, हां ये हो सकता है। एक बच्चा को संकल्पना करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे पास ये पेन है, पेन जो है किस आकार का है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है। तो ऐसे सवाल पूछ के हम उससे क्या कर सकते हैं, तो क्षेत्रफल की माप के बारे में संकल्पना करवा सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो सी ऑप्शन होगा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए साथियों, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 क्या है ये देखते हैं। प्रश्न है कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर गणित में कोई कल्पना कर रहा है या गणना कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, तो उसे किसके द्वारा, किस मेथड द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। आइए ऑप्शन पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। क्योंकि पेडागोजी के जो ऑप्शन होते हैं सटीक जवाब आपको वहीं से मिलता है। प्रश्न के ऑप्शन देखिए। संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, मान सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आगे का ऑप्शन देखते हैं। अभ्यास कराना बहुत सारा, ये 2005 और 2009 की संकल्पना के आधार पर नहीं होता है। केवल संकल्पनाओं को ज्ञान देकर, एकदम नहीं। केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, एकदम नहीं। केवल जहां वर्ड लग गया, एकदम नेगेटिव वर्ड है ये। केवल जो वर्ड है मेरे साथियों, ये नेगेटिव वर्ड है, आप इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑप्शन में। क्योंकि केवल एक लिमिटेशन में आ जाता है, इसलिए इसको नहीं संकल्पना में लेंगे। डी देख लीजिए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करेंगे, एकदम सही है ये। क्योंकि कक्षा में जो क्लास है, उस क्लास में जितना एक्टिविटी कराएंगे बच्चों से, उतना ज्यादा शिक्षा का महत्व बढ़ेगा और यही सही माना जाता है। अर्थात कौशल किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो गतिविधि और क्रियाशील कार्यों के द्वारा। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिए। 9 प्रश्न है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। मतलब कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, और क्या पढ़ाना है, तो लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ने के लिए शिक्षक जो है वो किस सामग्री को कक्षा में ले जाएगा। सामग्री आप क्या ले जाएंगे, अगर आप 3rd क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसे सोचिए थोड़ा सा। अगर ऐसा सोचते हैं तो आपको इसका जवाब एकदम मिल जाएगा। और एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए। नापने वाले टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर हो, माप माना जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि आगे का ऑप्शन हमारे पास है। विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट पेपर तो एकदम नहीं, प्रयोग द्वारा उसे पढ़ाइए, दिखा के या फिर मार पीट करके उसे नहीं पढ़ा सकते हैं, एकदम ये गलत है। क्योंकि 3rd क्लास का बच्चा है, चार्ट पेपर से क्या समझेगा। चार्ट पेपर उनके लिए होते हैं जो हाई क्लास के बच्चे होते हैं। सी देखिए, सेंटीमीटर वाला रोलर और नापने वाला टेप, एकदम ये भी नहीं, क्योंकि टेप का काम 3rd क्लास का बच्चा क्या जानेगा। डी देखिए, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फूटा मापने वाली छड़ और पट्टी जो वास्तुकार का प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए मेरे ख्याल से इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें कई सारी वस्तुओं की बात की जा रही है जो मापने में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात मेरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से यदि सारे प्रश्नों को आप देख लेंगे और ऑप्शन के आधार पर प्रश्नों का जवाब देंगे तो उम्मीद करते हैं पक्का आपका पेडागोजी सॉल्व हो जाएगा। आइए 10 देखते हैं। भिन्न की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। देखिए आपको यह बताना है कि अगर कोई भिन्न पढ़ाता है, अर्थात जैसे मान लीजिए कि मेरे पास संख्या है 2/3, अगर ये कोई संख्या भिन्न हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक कहां से शुरुआत कर सकता है, किस भाग से शुरू करेगा, ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली और आसानी से उस चीज को समझ सके। आइए पहले ऑप्शन देखते हैं, तब इसका निर्णय ले सकते हैं। विभिन्न भिन्न में अंश और हर की पहचान करना,
करा सकते हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इसका सही नहीं कहेंगे। संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, एकदम नहीं। संख्या रेखा पर एकदम भिन्न तुरंत पता लगा लेंगे, ऐसा तो हो नहींगा। a बटा बी के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b नॉट इक्वल 0 नहीं है, ये हाई क्लास के लिए हो गया, प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए नहीं है ये। उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना, यही सही होगा। आपके कक्षा में, आपके क्लास में जो भी वस्तु है उसमें आपस में बंटवारा करके भिन्नों को रूप में पहचान कराना, यह सार्थक पहचान होगा। क्योंकि शिक्षक शुरुआत कहां से करेगा, यह सवाल है आपसे। शुरुआत करने की बात कही गई है, जब शुरुआत यहां से कर लेगा तो अंश और हर की पहचान वो आसानी से करा सकता है। शुरुआत लेकिन उसको कहां से करना होगा, तो अपने आसपास उस कक्षा में या फिर बगल में या फिर बाहर कोई वस्तु है उसे समझा के, उसे दिखा के। आइए साथियों, इसके बाद देते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है नंबर 11 में। प्रश्न है कि भिन्न की तस्वीर की तुलना समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5, 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और हर 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताया है कि, अब देखिए रोहित क्या कह रहा है, जैसे दो संख्या 3/7 और 3/5। अब आप समझते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है, शायद आपको पता होगा। अगर 3 को 7 भागों में बांटा जाएगा, 3 को 5 भागों में बांटा जाएगा, तो बड़ा तो 3/5 होगा। लेकिन रोहित का क्या कहना है, तो रोहित कहता है कि 3/7 3/5 से बड़ा है। उसको ये समझ नहीं है, वो कह रहा है कि 3/7 जो है ये वाला बड़ा है, एक्चुअल में बड़ा नहीं है। तो आपको ये बताना है कि रोहित जो है उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्यों वो ऐसा बता रहा है, किस बात की कमी है, ये इस प्रश्न में आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए एक बार। रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है, हो सकता है उसे परिमाण जो है, मान का वैल्यूएशन जो है वो पता नहीं हो सकता है, लेकिन अभी ऑप्शन आगे देखेंगे। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। रोहित तुल्य भिन्नों या भिन्न होना चाहिए, तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, तो देखिए ये तो एकदम नहीं होगा। अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, तो यहां पर मेरे ख्याल से जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो मेरे साथियों होगा कि रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों, जो भिन्न है उसकी तुलना करना नहीं जाना है। क्योंकि यदि तुलना करना जान जाता तो स्पष्ट बता पाता कि 3/7 और 3/5 में बड़ा कौन है। एक्चुअल में 3/5 बड़ा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि भिन्न की तुलना कैसे करते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दिखाते हैं इसके बाद नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे साथियों। बताना है कि भिन्नों का योग पढ़ते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। अब ये त्रुटि ज्ञात है, क्या है हम यहां लिख देते हैं 1/2, इसमें जोड़ा गया है 1/3 और उसे मिला कितना अंक 2/3। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। अगर आप यहां पर शिक्षक हो, आप अगर शिक्षक बन जाए या फिर आप पे बनने वाले हैं, इन दोनों को जोड़ने से क्या 2/3 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं सर 2/3 तो नहीं आएगा। तो यदि 2/3 नहीं आएगा तो किस बात की समझ नहीं है, क्यों बता रहा है शिक्षक, क्यों बता रहा है कोई स्टूडेंट कि 2/3 होगा। अब आपके ऑप्शन देखते हैं, वो ऑप्शन देख लीजिए। बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे, अभ्यास का तो बोझ डालना ही नहीं आपको। उपचारात्मक कार्य क्या बताना है, क्या गलती कर रहा है बच्चा, ये क्या समझाएंगे उस बच्चे को, ये बताइए। तो आपको बोझ तो डालना ही नहीं है। इनमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं। कभी भी उपचार करना है तो हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा। उस बच्चे की मानसिकता को समझना होगा, उस बच्चे के अनुभव को समझना होगा, उस बच्चे के ज्ञान को समझना होगा, तब उसके बारे में आप बता सकते हैं, उसके गणना को कैलकुलेट करवा सकते हैं। सी देखिए, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची की सहायता करना, हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे।
लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने के बच्चे की सहायता करना, एकदम नहीं, लघुत्तम समापवर्तक की बात ही नहीं आ गई, यहां लघुत्तम समापवर्तक की बात है ही नहीं। यहां पर सवाल होगा कि प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने की बच्ची की सहायता करना, तो अर्थात परिमाण कितना है, कितना तुलना है, यह जानकारी देना, यह हमारा सही जवाब होगा। आई साथियों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है नंबर 13। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबड्डी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। अब बताना है कि ये जो सवाल है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो पाठ्यक्रमों में अनुमान लगाने की विद्यार्थियों की चुनौती है, इसीलिए ऐसा ऐसा जो है वहां ऑप्शन दिया गया है। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ तर्क वाले सवाल थे नहीं, अगले सवाल की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 14। अच्छा गणितज्ञ, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, अगर आप एक अच्छे गणितज्ञ बनना चाहते हैं तो आप में क्या होना जरूरी है, आप ये थोड़ा सा सोच लीजिए। ऐसे ऑप्शन के आधार पर ये आपको कंफर्म हो जाएगा आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। अधिकतर सूत्रों को याद करना, रटने की बात तो करनी ही नहीं है सबसे पहले। बहुत जल्द सवालों को हल करना, मान सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल ये पूरी तरीके से सही नहीं। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, यहां तो सही है। कभी भी अगर पेडागोजी में एक से अधिक बात लाई गई है वो तर्क सही होता है, ये आप कॉमन चीज को देख सकते हैं। सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, एकदम नहीं, निपुण तो होंगे ही होंगे, लेकिन सभी अवधारणा को समझना, समझ के उसे लागू करना और लागू करके उनके संबंध बनाना, यह सटीक जवाब होगा। आइए आप इस सवाल का जवाब देते जाइए, क्या इस सवाल का जवाब होगा। यह इजी सवाल है, ये पेडागोजी नहीं है, एक नॉर्मल सा मैथ है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आता होगा। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, सत्य देखना है आपको। 56.7 किलोग्राम बराबर होता है 5670 ग्राम, क्या यह सही है, आपको डिसाइड करना है। एक घन के 6 पलक होते हैं, क्या यह सही है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, क्या यह सही है। और 0.10 और 0.1 समान है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, आपको ये जवाब देने हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि यहां जो क्लास हो रहा है वो काफी बेहतर हो रहा है। तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट के सभी क्लास, चाहे वो आपके हिंदी के हो या फिर आपके संस्कृत के हो, सीडीपी के हो या मैथ के हो या किसी अन्य सब्जेक्ट का हो, सारे क्लास इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में शेयर करके और एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।